तो आज जो है अभी हम लोग सीखेंगे कि रिकंसाइलेशन क्या होती है और फाइबर कोर एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आपने डॉम एंड वर्चुअल डॉम को नहीं देखा तो जो लास्ट वाली वीडियो उसमें आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। बट डॉम सॉरी रिकंसाइलेशन और फाइबर कोर एल्गोरिथम पे जाने से पहले एक हम मेथड को देखेंगे कि बेसिक ये जो वर्चुअल डॉम होती है ये बनाता कौन है, रिएक्ट के अंदर कौन सी चीज है जो ये वर्चुअल डॉम को क्रिएट करती है, ठीक है, और कौन सी चीज बनाती है इसको, ठीक है बेसिकली। तो हम अपने वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो वीएस कोड है इसके अंदर मैंने आज जो है ना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट नहीं खोला हुआ, मैंने अपने पास जो प्रोजेक्ट खोला हुआ ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस का भी प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे हम नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी तरह से रिएक्ट का भी प्रोजेक्ट। बट हमने ये नहीं देखना कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, हमने ये समझना है बेसिकली कि जो मेथड है, जो बिहाइंड द सीन फंक्शन है जो आपकी वर्चुअल डॉम को क्रिएट करता है वो कौन सा फंक्शन है। तो मैं अपनी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में आता हूँ और यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये वाला फंक्शन होता है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रूट। ये जो फंक्शन होता है ना ये हमारी क्या करता है, ये हमारी डॉम को बनाता है। अगर देखें तो क्रिएट रूट लेट यू क्रिएट अ रूट टू डिस्प्ले रिएक्ट कंपोनेंट्स इनसाइड अ ब्राउजर डॉम नोड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वर्चुअल डॉम को जो है ना कह लें आप एक तरह से पेंट करता है, ठीक है। और ये जो है ना बेसिक ये बताता है कि आपकी वर्चुअल डॉम कहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये क्रिएट रूट का मेथड जो है ना सारे काम कर रहा है वर्चुअल डॉम का, ठीक है। अब उसके अंदर और भी सारी चीजें वो आगे जाके भी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मैम फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ले लें, वरना मैं कंटिन्यू करूँ। नहीं, चैट पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है और हैंड भी रेज नहीं है। कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आज अभी हम देखेंगे कि रिकंसाइलेशन क्या होती है और ये फाइबर कोर एल्गोरिथम क्या होता है बिहाइंड दी सीन्स, ठीक है, अंडर दी हुड रेट किस तरह से काम कर रहा होता है। अब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वर्चुअल डॉम क्या है और ये डॉम क्या है। अब हम देखते हैं कि बेसिक जो ये वर्चुअल डॉम होती तो इसी की कॉपी है, वर्चुअल डॉम होती तो इस डॉम की ही कॉपी है। बट जैसा कि हमने देखा अभी समझा कि वर्चुअल डॉम एक ऐसी डॉम होती है कि लेट सपोज हम अपने ये रेक्ट के कोड में कोई भी चेंजेस करेंगे, अगर मैं अपनी ऐप डॉट जेएस में आऊँ तो ये रेक्ट के कोड में हम कोई भी चेंजेस करेंगे ना, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वर्चुअल डॉम ये हमें फायदा देती है कि पूरी से दोबारा से जो पूरी डॉम होती है ना वो रीपेंट नहीं होती, दोबारा से पूरी डॉम नहीं क्रिएट होती, ठीक है। वो होता क्या है कि यहाँ से वो देखेगी, ठीक है, यहाँ से जैसे हम कोई भी चीज चेंज करें, रेक्ट लिखा है ना तो मैं रेक्ट को मिटा देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये जो है ना ये चीज जो मैंने एक प्रीवियस पहले से ट्री एक बना हुआ था, एक ट्री पहले वर्चुअल डॉम का बना हुआ था, अब जैसे ही मैंने इसके अंदर चेंजेस की एक नया ट्री बन गया, ठीक है, वर्चुअल डॉम का एक नया ट्री बन गया। अब क्या होगा कि एक अभी आगे जाके हम चीज सीखेंगे कि अब जो होता है ना, अब ये जो दो ट्री बने हैं ना ये आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे, आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है। और फिर देखा जाएगा कि जो रियल डॉम है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊं तो जो ये रियल डॉम है इसके इसके अंदर, इस रियल डॉम के अंदर और इस वर्चुअल डॉम के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि कौन सा एलिमेंट के अंदर कहां पर जो है ना चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है जो भी चेंजेस होंगी, ठीक है, वो इसके अंदर अपेयर हो जाएंगी, ये वर्चुअल डॉम के अंदर, और ये वर्चुअल डॉम जो है ना सारी डायरेक्ट उठ के जो भी इसमें आपस में कंपैरिजन होगा और इसमें जो भी चेंजेस हुई होंगी ना वो इसके अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि ये वाली जो हमारी डॉम है ना दोबारा से रिक्रिएट नहीं होगी, बल्कि इसी डॉम के अंदर जो है ना वर्चुअल डॉम के थ्रू जो है ना चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। अब वो ये भी तो देखना है ना कि भाई ये चेंजेस करता कौन है, ये चेंजेस करता कौन है, खुद ब खुद से तो नहीं ना होती होंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं रिकंसाइलेशन, ठीक है। तो अभी हम जाके यहाँ पे देख भी लेते हैं रिकंसाइलेशन को। फॉल बैक ऑफ वर्चुअल डॉम, ठीक है, यहाँ पर रिकंसाइलेशन है, बट मैं ऊपर इसलिए देख रहा था कि मैंने कहा शायद कुछ और भी हो रिकंसाइलेशन के बारे में। बट खैर यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं, बेसिक दो चीजें हमारे पास होती हैं, डिफरेंस बिटवीन रिकंसाइलेशन एंड हाइड्रेशन। तो पहले तो हम रिकंसाइलेशन को समझ लेते हैं, फिर हाइड्रेशन को भी उसके साथ ही हम समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, रिकंसाइलेशन क्या है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, रिकंसाइलेशन क्या है थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, थ्योरी को भी पढ़ना लाजमी क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स थ्योरी पे बेस करते हैं, इसकी थ्योरी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा क्या है, फोकसिस ऑन अपडेटिंग दी रियल डॉम,
जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये क्या करता है, अपडेट करता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि दोबारा से बनाता है, दोबारा से रिक्रिएट करता है, दोबारा से रीपेंट करता है, नहीं। यहाँ पर लिखा फोकसेस ऑन दी अपडेटिंग ऑफ द रियल डॉम, यानी कि जो असली डॉम होती है उसके अंदर चेंजेस करने के, उसके अंदर अपडेट करने के लिए ये जो काम होता है ना, ये इसका होता है रिकंसाइलेशन का। ठीक है। एफिशिएंटली बेस्ड ऑन चेंजेस इन दी वर्चुअल डॉम, जैसे कि अभी मैं आपको विजुअलाइज करके ये चीज समझा के आया हूँ कि ये क्या करता है, ये जो रिकंसाइलेशन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो रियल डॉम होती है ना इसके अंदर चेंजेस करता है। किसकी बेस के ऊपर? जो भी वर्चुअल डॉम में चेंजेस हुई होती है ना उसकी बेस के ऊपर इस रियल डॉम के अंदर जो है ना बहुत एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब कि बहुत तेजी से जो है ना वो इस रियल डॉम के अंदर जो है ना चेंजेस कर देता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये बेसिक रिकंसाइलेशन है क्या चीज है भाई। ये जो रिकंसाइलेशन है ना, ये रिकंसाइलेशन को कहते हैं डिफरेंशियल एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल एल्गोरिथम। डिफरेंशियल का मतलब कि यानी अगर यहाँ पर मेरे साथ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों जो कि मैथ्स के स्पेशली स्टूडेंट हो, तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कैलकुलस का। उसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है। जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना बेसिक, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो ये जो पूरा ये जो एल्गोरिथम बना ना, खैर हमने इसके आर्किटेक्चर पे नहीं जाना, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इस चीज को ना बेसिक सिर्फ अभी हम समझ रहे हैं कि ये इसका काम क्या है, सिर्फ हमने इसका पर्पस समझना है, बाकी इसके आर्किटेक्चर पे नहीं हमने जाना। ठीक है। तो वो हमारा काम नहीं, वो हमें ऑलरेडी रेप की टीम ने बना के दे दिया। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसके बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिथम है ना वो एक डिफरेंशियल एल्गोरिथम है। ठीक है। और डिफरेंशियल एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि ऐसा एल्गोरिथम जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान क्या करता है, डिफरेंस करता है, और डिफरेंस करके जो भी उसको डिफरेंसेस नजर आते हैं वो इस डॉम के अंदर जो है ना रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो यहां तक बताएं, अगर किसी को कोई इशू हो तो आगे के भी हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। बाकी मेन पॉइंट इसका यही था, आगे की भी फिर इसके साथ ही सब्सिक्वेंट चीजें हैं। ठीक है। तो यहां तक बताएं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूछता जाऊंगा तो एट द एंड मुश्किल नहीं होगी। कोई सवाल है तो आप लोग चैट पे लिख दें। ऐसे क्लियर है शायद। ठीक है। तो बेसिक अभी हमने समझ लिया कि भाई ये जो रिकंसाइलेशन है यही हमारी जो वर्चुअल डॉम होती है ना उसको देखते हुए रियल डॉम के अंदर जो चेंजेस करती है। अब हम आगे भी देख लेते हैं, हैपेंस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन वेन एवर द कॉम्पोनेंट स्टेट और प्रॉप्स चेंज। इसका क्या मतलब है भाई? इस लाइन का मतलब ये है, ये जो रिकंसाइलेशन होती है ना ये सिर्फ एक ही दफा नहीं हो रही होती। यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जब हमारा ये जो पेज है, लेट सपोज ये वाला रेक का जो पेज है, ये एक दफा हमारे पास इस तरह से लोड हुआ और बस ये डॉम के अंदर हो गए चेंजेस, अब जो है ना रिकनसाइल नहीं। ये तब तब रिकनसाइलेशन हर वक्त तब तक काम करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, यानी कि जब तक लाइफ साइकिल चल रही है हमारी, जब तक हमारी ये जो एप्लीकेशन है इस ब्राउजर पे रन हो रही है तब तक जो है ना ये रिकनसाइलेशन का एल्गोरिथम चलता रहता है। ठीक है। और ये क्या चेंज कर रहा होता है, ओ सॉरी, ये क्या चेक कर रहा होता है, वेन एवर द कॉम्पोनेंट स्टेट और प्रॉप्स चेंज, यानी कि जब भी हमारा ये जो कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसकी जब भी कभी स्टेट चेंज होगी या इसमें जो भी प्रॉप, लेट्स सपोज अभी तो नहीं आ रहा बट इन फ्यूचर यहाँ पे कोई प्रॉप पास हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। तो तब तब ये जो रिकंसाइलेशन का एल्गोरिथम है ना ये क्या कहते हैं, वर्चुअल डॉम के और रियल डॉम में जो अभी कंपैरिजन होगा वो करेगा, और रियल डॉम के अंदर सारे जो चेंजेस हमने किए होंगे ना अपने कंपोनेंट के अंदर वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हो रहा होता है काम बिहाइंड द सीन। ठीक है। अच्छा, ये भी चीज वो ये इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द ओल्ड वर्चुअल डॉम विद द न्यू वर्चुअल डॉम टू डिटरमाइन द मिनिमल चेंजेस नीडेड इन द रियल डॉम। ठीक है। तो यहाँ पर भी वो यही चीज कह रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज अगर मैंने यहाँ से लर्न हटाऊंगा ना, अगर मैं लर्न हटाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि जो मेरी पहले से वर्चुअल डॉम का एक मेन ट्री बनाया हुआ है जो कि किसने बनाया हुआ है, इस फंक्शन ने, इस मेथड ने जो कि बनाया हुआ है, क्रिएट रूट के मेथड ने बनाया हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो वाला जो है उसके अंदर डायरेक्ट, नहीं, ये क्या करेगा जब भी चेंज होगा ना एक नया छोटा सा ट्री बना देगा। फिर क्या करेगा, उस एक छोटे से ट्री को और जो वर्चुअल डॉम इसने बनाई होगी, जो वर्चुअल डॉम इस मेथड ने बनाई होगी और जो यहाँ पर
चेंजेस होने के बेस के ऊपर वर्चुअल डॉम क्रिएट होगी, उनके आपस में कंपैरिजन करेगा, उनमें से दो भी डिफरेंस आएगा ना, वो उस वर्चुअल डॉम के अंदर उस कॉपी के अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो कि इस मेथड ने बनाई होगी, ठीक है। और फिर एट द एंड क्या होगा, ये वाला जो मेथड की वर्चुअल डॉम होगी ना, उसके और जो हमारी रियल डॉम है उसके दरमियान रिकंसाइलेशन होगी, रिकंसाइलेशन एल्गोरिथम जो होगा कंपैरिजन करेगा, और एट द एंड जो है ना फाइनली हमारी जो रियल डॉम होगी उसमें जाके हमारे चेंजेस जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज हाइड्रेशन। अच्छा, रिकंसाइलेशन और हाइड्रेशन को ना कभी भी आपने कंबाइन नहीं करना, या कह लें मर्ज नहीं करना, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। बेसिक इनिशियल स्टेज में मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं कंफ्यूजन हो, बट हाइड्रेशन और रिकंसाइलेशन जो है ना, दोनों चीजें जो है ना बहुत अलग अलग है, ठीक है। हाइड्रेशन होती है कि लेट सपोज ये मेरे पास वेबसाइट है, लेट सपोज ये मेरे पास वेबसाइट है, नहीं इस पे बटन वगैरह नहीं है, तो हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। लेट सपोज क्या है, मेरे पास ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। और इस पे अगर आप आके देखें, ठीक है, तो मेरे पास बटन भी हैं और HTML भी और CSS तीनों चीजें, ठीक है। बटन भी हैं, HTML भी है, और सीधे बटन जैसा मुराद के जावास्क्रिप्ट भी है, मेरे पास इंटरेक्टिविटी भी है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो है ना, अब क्या होता है कि भाई, अब हाइड्रेशन का क्या काम होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है इनिशियली जब ये हमारा पेज लोड होगा ना, इनिशियली तो पहले हमारे पास आती जावास्क्रिप्ट नहीं इसके अंदर एम्बेड होती, पहले हमारे पास HTML आती है, और फिर जावास्क्रिप्ट जो होती है ना इंजेक्ट होती है, जावास्क्रिप्ट जो है ना फिर एट द एंड ब्राउजर इसमें इंजेक्ट करता है, और वो जो प्रोसेस होता है ना, यानी कि पहले HTML आई और फिर HTML ओ सॉरी पहले HTML आई और फिर जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने का, यानी कि इस वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को डालने का, इंटरेक्टिविटी पैदा करने का जो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये करके दिखाना चाहूँ ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, उसकी वजह ये है क्योंकि इसलिए उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो टाइमिंग होता है ना, इसका जो टाइम प्रोसेस है वो मिली सेकेंड्स का होता है, तो मैं अगर लोड भी करूंगा ना और मैं किसी बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस छोटा सा होता है, इसको हम प्रैक्टिकली तो नहीं देख सकते उतना अच्छे से, बट समझने को यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये HTML का स्टैटिक पेज आता है, इसमें हमारे पास नजर सब कुछ आ जाता है, लेकिन इंटरेक्टिविटी नहीं होती ऑन द स्पॉट जब पेज हमारा लोड होता है, ठीक है। आफ्टर हाइड्रेशन यानी कि आफ्टर जावास्क्रिप्ट इंजेक्टिंग, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें इस पेज के अंदर जो है ना इंटरेक्टिविटी आती है, तो उस चीज को कहते हैं हाइड्रेशन। बट रिकंसाइलेशन एक अलग चीज है। रिकंसाइलेशन आपको ये बताया गया कि वो कंपैरिजन करती है डॉम और वर्चुअल डॉम के दरमियान, कंपैरिजन करके जो चेंजेस होते हैं वो डॉम में करती है, तो ये चीज याद रखनी है। हाइड्रेशन का सिंपल बात है, हाइड्रेशन का करती है, मैं आपको यहाँ से पढ़ा भी देता हूँ, फोकसेस ऑन द इनिशियल रेंडरिंग ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट साइड, यानी कि इन दी ब्राउजर। जो चीज मैंने आपको समझाई कि इनिशियली जब हमारा पेज रेक्ट की जो एप्लीकेशन होती है, इनिशियली जब वो रेंडर होती है ब्राउजर के ऊपर, लेट सपोज ये ब्राउजर है, इसके ऊपर जो इनिशियली आके ये जो वेब पेज है रेंडर हुआ है, इसके अंदर जो भी इंटरेक्टिविटी पैदा करनी होती है वो हाइड्रेशन के थ्रू होती है, ठीक है, यानी कि हाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। और अक्कर ओनली वंस, और ये सिर्फ एक ही दफा होता है, हालांकि अगर हम रिकंसाइलेशन देखें तो वो तो पूरी लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रेशन होती है सिर्फ एक ही दफा होती है, जब हमारा ये पेज यहाँ से यूं लोड होता है। जैसे मैं पेज लोड करूंगा, पहले मेरे पास आ गई HTML और फिर उसके बाद साथ ही उसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट होगी, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन, और ये सिर्फ एक ही दफा होता है जब हमारा पेज रीलोड होता है, ठीक है। उसके बाद ये काम नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक हाइड्रेशन में कोई मसला। ठीक है मैम, मैं आगे बढ़ूं। जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आप बैठे। जी मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही, बोलूं। जी जी शारून, आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अब हमने सीख लिया रिकंसाइलेशन क्या होती है, वर्चुअल डॉम किस तरह से बनती, किस फंक्शन मेथड के थ्रू बनती है, ठीक है, और हाइड्रेशन क्या होती है, और रिकंसाइलेशन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जो है ना एक जो मेन चीज मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, फाइबर कोर एल्गोरिथम, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसकी तरफ जाने के लिए ये जो मेरी ही रीडमी है, इसके अंदर लास्ट में मैंने एक एक और पर्सन है, मेंटोर है, बहुत
लोग जो है ना इनकी फाइबर का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, और प्रॉपर सारी जो रिएक्ट की बिहाइंड द सीन चीजों को समझने के लिए इनकी जो रिपोजिटरी है रीड मी, इसको रिकमेंड करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इवन के, ठीक है। और ये वो बंदा है, इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगा, बट इसको पढ़ने की अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ये है कि रिएक्ट फाइबर इज ऑन, सॉरी ये नहीं है इसका इंट्रोडक्शन, यहाँ पर इसका अपना लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, बट खैर हम लोग पर्पस समझेंगे। तो बेसिक ये जो बंदा है ना, ये समझ लें जो रिएक्ट की कोर टीम है ना, जिन्होंने रेक्ट बनाई है, उसके साथ इस बंदे ने काम किया, और फिर इसको समझ आई कि बिहाइंड द सीन रेक्ट पे क्या चल रहा है, और फाइबर आर्किटेक्चर, फाइबर एल्गोरिथम, किस तरह से ये सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रेक्ट फाइबर इज एन ऑनगोइंग री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेक्ट्स कोर एल्गोरिथम। इट इज द culmination of over 2 years of research by the रेक्ट टीम। यानी कि ये जो फाइबर कोर एल्गोरिथम बना है, ये जो है ना तकरीबन 2 सालों की पूरी रिसर्च बेस करने के बाद जो है ना ये हमारे पास चीज आई है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी नीचे मूव करूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास वही चीज आ जाती है कि रिकंसाइलेशन क्या है, जो कि हम पीछे बड़ी डिटेल में समझ के आए हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो रिपोजिटरी का लिंक आपके पास है, वहां पर जाके आप यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। एक छोटी सी हेडिंग है, डेफिनेशन है, सॉरी, इसको हम पढ़ लेते हैं। द एल्गोरिथम रिएक्ट यूजेस टू डिफ का मतलब यानी कि डिफरेंशिएट वन ट्री with an other to determine which parts need to be changed। वही चीज जो हम पीछे पढ़ के आए कि एक ऐसा एल्गोरिथम है, एक ऐसा रिएक्ट एल्गोरिथम है जो कि क्या करता है, यूजेस टू डिफरेंशिएट, जो कि क्या करता है, डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए किसके दरमियान, वन ट्री विद एन अदर, यानी कि जो ट्रीज बनते हैं, वर्चुअल डॉम के जो ट्रीज बनते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंशिएशन होती है, उसको करने के लिए जो है ना ये रिकंसाइलेशन का एल्गोरिथम यूज होता है। बेसिकली ये रिकंसाइलेशन भी जो है ना एक एल्गोरिथम ही है, ठीक है, यानी कि एक पीस ऑफ कोड आप कह लेंगे, ये भी चीज है, ठीक है। तो अब जो है ना हम जाते हैं नीचे, रिएक्ट वर्सेस रेंडरिंग, ठीक है, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सही है। उसके बाद शेड्यूलिंग वर्क, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन जो चीज है हम उस पर आते हैं, जो कि जरूरी भी है, और यहाँ पर एक चीज है नेसेसरी। अच्छा चले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज होती है, वो भी मुझे मिल नहीं रही, एक वर्सेस वर्चुअल डॉम, हाँ हाँ ये वाली चीज। अच्छा, तो ये चीज हमने पढ़ ली। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑल्दो फाइबर इज अ ग्राउंड अप रीराइट ऑफ द रिकंसाइलर, द हाई लेवल एल्गोरिथम डिस्क्राइब्ड इन द रेक्ट ऑफ विल बी लार्जली द सेम, ठीक है। यानी कि जो फाइबर है ना, फाइबर भी जो है ना, एक ऐसा नहीं कि फाइबर भी फ्रॉम स्क्रैच से बना है, बिल्कुल फ्रॉम से नहीं। जो उनका पहले से रिकंसाइलर था उसको उन्होंने क्या किया, अपडेट किया। और अगर इसका बहुत हाई लेवल पे जाके आप पढ़ना चाहें डेप्थ, तो आप ये पढ़ सकते हैं, बट इसकी एज सच इस पॉइंट पे तो अभी जरूरत नहीं है। जो चीजें अभी समझ रहे हैं आप, इसी को अगर अच्छे से समझ लें तो इट्स इनफ, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना, यहाँ पर जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखाना चाहता। अच्छा, different component types are assumed to generate substantially different trees. React will not attempt to diff them, but rather replace the old tree completely। सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आसान लफ्जों में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि दोबारा से उनका पूरा ट्री बनना होता है। यानी कि लेट सपोज, ओ सॉरी ये क्या हुआ, एक सेकेंड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिनमें सिर्फ ये एक दो वर्ड की चेंजेस नहीं करनी होती। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लर्न लिख दिया, रिएक्ट लिख दिया, एक दो वर्ड की चेंजेस नहीं होती, बल्कि जो पूरा कंपोनेंट होता है ना, इस पूरे के अंदर ही जो है ना चेंजेस हो रही होती हैं। लेट सपोज मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पे मैं कुछ और ले आऊं, ठीक है, तो मतलब कि पूरी चेंजेस हो रही होती है, पूरा कंपोनेंट जो है ना अदल अदल बदल हो रहा होता है। तो फिर उस पॉइंट पे रिएक्ट क्या करती है, उस पॉइंट पे रिएक्ट करते, रिएक्ट विल नॉट अटेम्प्ट टू डिफ देम, यानी कि वो क्या करती है कि वो फिर
इस कंपोनेंट को जो ट्री है वो इसका जो पीछे वाला ट्री है उससे कंपेयर नहीं करती। वो क्या करती है, वो बट रादर रिप्लेस द ओल्ड ट्री कम्प्लीटली, यानी कि वो क्या करती है कि वो जो नया बनता है ना, यानी कि अब जाहिर सी बात है पूरे ही कंपोनेंट में चेंजेस है, तो वो कहती है कि भाई पीछे वाले से कंपेयर करके क्या करने का, क्या फायदा ही क्या है, टाइम ही जाया होगा ना कंपैरिजन होने में। तो इससे अच्छा ये है कि अगर कंपोनेंट पूरे चेंज हुआ है, उसमें पूरे में चेंजेस आए, तो भाई पूरे को रिप्लेस कर दो, फिर कंपेयर करने की जरूरत नहीं, पूरे को रिप्लेस कर दो। ठीक है, वर्चुअल डॉम में पूरे को रिप्लेस करो और वो जाके डायरेक्ट आपकी जो रियल डॉम है उसमें जाके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये था। और एक चीज जो कि अभी हम लोग करते भी हैं और करेंगे भी आगे जाके, वो बड़ी जरूरी है। diffing of lists is performed using keys. Keys should be stable, predictable and unique. अगर किसी को इसकी समझ लगी हुई तो बेशक आप कमेंट के अंदर जो है ना बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये वो चीज है जो भी हम कर भी रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी हमारे जहन में आते हैं भाई कि ये हम करते क्यों। ये जो चीज है ना, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उस तरह से एफिशिएंटली होगी तो नहीं, क्योंकि इसका प्रॉपर एरे बनता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इस तरह से बस करके दिखा देता हूँ ताकि काम हो सके। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसको मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये एक एरे बनाया जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, ये एक एरे बनाया जिसके अंदर, मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा। हाँ ये देखें, ये एक एरे बनाया। ठीक है, एरे बनाया, इसके अंदर क्या है, तीन एलिमेंट्स है, ए बी और सी। और उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मैप का मेथड अप्लाई किया। आपको याद होगा कि सर अब्दुल रहमान ने आपको ये मेथड करवाया था, मैप का मेथड, यानी कि इसको रेंडरिंग लिस्ट भी कहते हैं। मैप के मेथड को इन अदर वर्ड्स रेंडरिंग लिस्ट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लेट सपोज अब आपके पास एक ही, मतलब लेट सपोज आपके पास ये कार्ड्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं, लेट सपोज ये हमारे पास कार्ड है। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, अब आप देख रहे हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, यानी कि जैसे कि अगर आप देखें तो ये एक ही कार्ड बना हुआ है, और यहाँ पर इसकी हेडिंग आ रही है, यहाँ पर लोगो आ रहा है, और यहाँ पर जो है ना इसका वीडियो का लिंक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का, यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर लोगो आ रहा है, यहाँ हेडिंग आ रही है, यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं, और यहाँ पर पिक्चर आ रही है। और यानी कि आप मेन पर्पस ये देखेंगे, सारे कार्ड जो है ना, ये जितने भी कार्ड, यानी कि डिव है, डिव के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू इनको अलाइन किया गया हुआ है, क्योंकि इंडेंटेशन की गई हुई है। ठीक है, तो देखें कि सारे देखने में बिल्कुल सिमिलर है। तो अब आप मुझे एक चीज बताएं कि ये जो वेबसाइट है, जो इसके बिहाइंड द सीन डेवलपर है, वो क्या बेचारा बैठ के ये सारे कार्ड बना रहा होगा इतने सारे, और अभी मैं जितना स्क्रॉल कराते जाएंगे वो क्या बेचारा पीछे बैठ के, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये क्या होता है, हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा होता है, वो एक एरे की फॉर्म में होता है। क्या होता है, एक एरे की फॉर्म में होता है। हम क्या करते हैं, उस एरे को जो है ना आइटरेट करवा देते हैं, किसके थ्रू, मैप मेथड के थ्रू। और मैप मेथड क्या करता है कि हर एक चीज को ना, आप लेट सपोज हमारे पास 6 कार्ड है ना, अगर जैसे मेरे पास ये तीन एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, तो अब मैंने सिर्फ ये एक मेथड लगाऊंगा और ये तीनों ए बी सी मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। मुझे अलग अलग से इस तरह से, मुझे अलग अलग से ए, फिर एक सेकंड वो एंकर टैग आ गया, मुझे अलग अलग से इस तरह से ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद इस तरह से सी 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 करके लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा मैंने ये एरे बनाया और उस पे आगे मैं, और अभी तो सिर्फ मैंने इसमें तीन एलिमेंट रखे, यहाँ पे मैं 50 भी रख दूंगा ना, तो वो भी सिर्फ ये 2 लाइन के अंदर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है मैप मेथड का। बट मेन मकसद हमारा मैप को नहीं पढ़ना, मेन मकसद ये है कि इसके अंदर, जब हम इसके अंदर, लेट सपोज मैं इसके अंदर करवाता हूँ एक चीज, रिटर्न करवाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे सपोज मैं लिखता हूँ रिटर्न। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैं एक चीज रिटर्न कराता हूँ, लेट्स सपोज H1। ठीक है, मैंने क्या करवाया, H1 रिटर्न करा, और मैं आपको ये चीज करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज H1 रिटर्न करवाया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटर। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसमें पैरामीटर के नेम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं पैरामीटर का। और उस लेटर को जो है ना ये H1 के अंदर जो है ना मैं रखता हूँ। ठीक है, अब जब मैं जाऊंगा ना अपने सर्वर पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रेड का ऐप चल रहा है, तो अब मैं आप जाऊंगा ना, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें मेरे पास ए बी और सी, मेरे ख्याल से ये नीचे चला गया इसके, क्योंकि
मैम आप बताएं, आपको सी नजर आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जो है ना, जी एक्सक्यूज मी बिल्कुल मैम, आ रहा है, शारून बिल्कुल क्लियर सी नजर नजर आ आ रहा रहा है? है। जी जी। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास वो नीचे जूम का बार चल रहा है तो मुझे नहीं वो अपेयर हो रहा, बट आपको नजर आ रहा है तो अच्छी बात है। जी अच्छा, जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं मैंने एक एरे बनाया ए बी सी करके, और उस पे मैप का मेथड अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसमें वो लेटर जो है ना एज अ पैरामीटर बस पास करा दे, कुछ भी मैं दे सकता हूँ। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख दूंगा ना, तो वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखूंगा ना वही मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है ना, ये ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, तो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये H1 का एलिमेंट था, मुझे इस तरह से करके ना, इस तरह से 3 दफा नहीं लिखना पड़ा, मैंने एक ही H1 का टैग डाला। ठीक है, और उसमें बस मैंने लेटर दिया, और तीनों लेटर मेरे लाइन बाय लाइन हो गए प्रिंट। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे जाऊं और यहाँ पर मैं अगर डी भी लिख दूं ना, इस तरह से जाके इस तरह डी भी लिखूं, तो मेरे पास वो भी यहाँ पर यकीनन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना रेंडरिंग दिखता फाइल है। लेकिन इसमें जो मेन चीज मैं आपको समझाने जा रहा था वो ये चीज थी कि अब मैं जैसे इस पे लिखूंगा ना की, तो ये जो प्रॉप होता है ना, ये बड़ा लाजमी होता है देना। अगर लेट सपोज मैं ये प्रॉप नहीं पास करवाऊंगा ना, जब मैं मैप का मेथड यूज कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा पेरेंट एलिमेंट है, अगर मैं उसको ये वाला प्रॉप नहीं पास कराऊंगा की का, तो मे बी डेवलपमेंट में आपके पास ना आए एरर में। जैसे अभी हम डेवलपमेंट में देखें तो कोई एरर नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी जो है ना वेबसाइट को डिप्लॉय करूंगा ना, सर्वर पे डिप्लॉय करने जाऊंगा, स्पेशल मेरे पास एरर आएगा कि भाई जहां जहां पर आपने मैप का मेथड यूज किया ना, वहां वहां पर आपको की लगानी लाजमी है। अब हम समझते हैं कि ये की का सारा चक्कर क्या है, और बिहाइंड द सीन क्यों ये की लगानी लाजमी है। ये की लगानी इसलिए लाजमी है क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, डिफिंग ऑफ लिस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग कीज। यानी कि ये जो मेरे पास लिस्ट है ना, ये जो मेरे पास ए बी सी डी की लिस्ट आई है, इनके दरमियान में डिफरेंशिएशन करने के लिए, इनके दरमियान में डिफरेंस पैदा करने के लिए, ये जो कीज का प्रोऑप होता है ये देना लाजमी। और की क्या होनी चाहिए, की शुड बी स्टेबल, प्रिडिक्टेबल एंड यूनिक। यानी कि की ऐसी होनी चाहिए कि ये ना हो कि अब लेट सपोज आपकी 3 रेंडर आ रहे हो, अब यहाँ पे आप स्टैटिकली जो है ना ए पास करा दें, यहाँ पे आप अब तो क्या होगा, अब भाई ये तीनों की जो कीज है ना, ये तीनों लिस्ट की जो कीज है वो एक ही की हो जाएगी ए, तो वो यूनिक नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने इसको यूनिक देना रखना। अब देखें हम, ये तीनों की जो कीज है ना यूनिक रहेगी। ए के लिए ए की रहेगी, बी के लिए बी की रहेगी, सी के लिए सी की रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिक जो प्रोसेस होता है जब हम इस पे प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो इस तरह से नहीं होता, करना इसी तरह से होता है। लेकिन ये जो कीज होती है ना, हम की जगह बेसिक आईडी देते हैं। ठीक है, क्योंकि आईडी आपको पता है यूनिक होती है। ठीक है, तो आईडी देते हैं, बट सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो की का प्रॉप होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, कि ये क्या करता है कि भाई जब ये की का प्रॉप हम पास करवाएंगे ना, तो अगर लेट सपोज ये मेरी एक लिस्ट है ना, अगर एक लिस्ट के अंदर चेंजेस होगी ना, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि पूरी लिस्ट के अंदर जाके चेंज, नहीं, ये कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार अगर ये पूरी को भी चेंज कर दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये पूरी को भी चेंज कर दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, सिर्फ एक लेटर ही तो है ना, 2 मिनट क्या, विद इन मिली सेकेंड हो जाएगा। बट लेट सपोज करें मैं दोबारा से इसके ऊपर आता हूँ, अब इसके पीछे भी मैप ही लगा हुआ है। ठीक है, तो अब लेट सपोज इस कार्ड में चेंज हुआ है, सिर्फ एक कार्ड में चेंज हुआ, और नीचे तो पता नहीं कितने 100 200 300 400 कार्ड है, नीचे 300 400 की लिस्ट चल रही है बेसिकली। ठीक है, तो अब सिर्फ एक इस कार्ड में चेंज हुआ है। ठीक है, और अब अगर इस कार्ड में चेंज हुआ, ठीक है, और ये अगर की का प्रॉप जैसी हमारे पास फंक्शनैलिटी ना हो, तो फिर तो बेचारा जो रिएक्ट है वो तो फिर इन सारे कार्ड को दोबारा से करेगा रीरेंडर, दोबारा से उसको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे पास की का एक प्रॉप आ जाता है, यूपी यूनिक होता है। वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि जिस भी कार्ड में चेंजेस होता है ना, वो आइटरेट करता है, और की के थ्रू उसको पता चल जाता है कि अच्छा इस कार्ड में चेंज हुआ है, मतलब की के थ्रू वो ये चीज जान देता है कि भाई इसमें चेंज, तो फिर वो सिर्फ उसी कार्ड में चेंज करता है, बाकी के कार्ड वैसे के वैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझानी जरूरी थी, इंटरव्यू में भी अक्सर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हम समझानी चाहिए, और ये चीज मेनली हमारे पास आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई मैप में आप की लगाते हो तो उसकी क्या वजह है। ये इसी चीज को कहते हैं कि अंडर दी हुड चीजों को समझना। ठीक है, तो अभी किसी को कोई इश्यू है या मसला है तो काइंडली पूछ लें। शारून मेरा सवाल था कि बेसिकली वो इस जो उसका आइडेंटिटी होता है उसके थ्रू वो उसको जज कर लेता है कि इसी इसी जगह पे जाकर हमें चेंजेस परफॉर्म करनी है, इसलिए जी मतलब की को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वो जी पूरे उसको चेंज करे, राइट?
जी जी। इस तरह से होता है कि लेट सपोज बिहाइंड द सीन पता है क्या होता है। अभी हमारे पास तो देखे, मैंने तो आपको तो ये नजर आ रहा है कि मैंने सिर्फ एक H1 लगाया हुआ है, आपको एक ही सिर्फ ये नजर आ रहा है। बट बिहाइंड द सीन जब ये मैप का मेथड आइटरेट करता है ना, तो इस तरह से करता है। पहली दफा लूप चलेगा, H1 जाएगा, एक H1 का एलिमेंट चला जाएगा। दूसरी दफा लूप जाएगा, फिर बी के एलिमेंट के लिए दूसरा H1 जाएगा। तीसरी दफा लूप जाएगा तो फिर सी के एलिमेंट के लिए तीसरा H1 जाएगा। बिहाइंड द सीन कहने का मतलब ये, बिहाइंड द सीन ये एक H1 नहीं होता, बिहाइंड द सीन इस तरह से H1 होते हैं। जैसे तीन एलिमेंट है तो तीन H1, चार होंगे तो चार, पांच होंगे तो पांच, इस तरह से जो है ना बिहाइंड द सीन ये H1 लगे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें एक तो अब इन सारे H1 के दरमियान डिफरेंस करने के लिए ये हमारे पास की का प्रॉप आता है, जो कि रिएक्ट बिहाइंड द सीन खुद से हैंडल करता है सारी चीजों को। ठीक है। ठीक है, ये मोहम्मद ताहिर का सवाल है। जी जी बोले। भाई मैं आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। हेलो। हेलो जी। सर मैं ये कह रहा था, जो कार्ड्स में आप बता रहे थे, अब जैसे जितने भी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो रही है। जैसे मैं किसी एक कार्ड को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली उसके लिए की अप्लाई करूंगा तो उसी में ही चेंजेस आएंगी, अदरवाइज और जो दूसरों को उसमें नहीं आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं सर? असल में देखें, ये जो सारी चेंजेस होती है ना, ये जो की के अंदर चेंजेस या सारी चीजें, ये बेसिक जो होता है ना, ये रिएक्ट का पीछे बिहाइंड द सीन काम है। ये हमारा काम नहीं है। रिएक्ट तो चेंजेस करेगा। अगर लेट जी जी सपोज मैं यहाँ पर इसको डी भी दे दूं ना, इसको यहाँ पर मैं डी दूं, ठीक है, या कुछ भी कर दूं, ठीक है, या कुछ भी चेंजेस कर दूं। अब इस तरह से मैं आपको उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा जितना अच्छे से इसको रियल वर्ल्ड में समझाया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये जो की है ना, ये की बेसिक रिएक्ट को हेल्प आउट करती है। रिएक्ट की जो मैंने आपको पहली चीज बताई है ना, मैं आपको दोबारा जी से जी दिखा देता हूँ। रिएक्ट की जो मैंने आपको ये चीज बताई है ना, वर्चुअल डॉम, इसके अंदर जी जी चेंजेस करने के लिए ये जो की होती है ना, रिएक्ट का पीछे जो एक एल्गोरिथम चल रहा होता है, जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, ये वाला रिकंसाइलेशन को जो पढ़ जी के आए हैं, जी इसको हेल्प आउट करती है कि भाई लेटर ऑन कोई भी, जैसे ये वाला कार्ड है, लेटर ऑन कोई भी इस कार्ड के अंदर चेंजेस होगी, एपीआई से जो डेटा आ रहा है, जाहिर सी बात है डेटा आपको पता है दिन ब दिन चेंज होता है। ठीक है। जी एक जी डेटा तो नहीं ना रहेगा। सही। समझ रहे हैं ना। तो कार्ड के अंदर चेंजेस होंगी, तो अब वो जो पीछे बिहाइंड द सीन रिकंसाइलेशन का एल्गोरिथम है ना, उसको ये चीज फायदामंद होती है कि उसको पता चल जाता है कि भाई वो पूरे इस लिस्ट को आइटरेट करेगा, और उसको पता चल जाएगा कि भाई किस की के अंदर जो है ना चेंजेस हुई, सिर्फ उसको उठा के वो वर्चुअल डॉम में भेजेगा, और वहां से वो आगे रियल डॉम में जो है ना चेंजेस कर देगा, और यानी वो सर चीज मैं, हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि मीन्स ये आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे एपीआईज में, यानी कि वहाँ पे जो अपडेशन हो रही होंगी, जो उस की के थ्रू इसमें वो अपडेट चेंजेस करता रहेगा स्पेसिफिकली। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से, इसी तरह। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा शारून, ये जो वो गुलाम हुसैन का क्वेश्चन आया दोबारा कि रिकंसाइलेशन दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा रिकनसाइल चलें। अभी फिलहाल गुलाम हुसैन, एक्चुअली ये वीडियोस हमारी यूट्यूब पे भी जाती हैं, तो एट दी एंड जो है ना लास्ट में दोबारा से रिकनसाइलेशन मैं बता दूंगा। अभी जो फ्लो में एक चल रही है चीज, उसको हम उसी तरह से चलने देंगे। ठीक है। अच्छा। तो अभी हमने समझ लिया कि रिकंसाइलेशन क्या है। जिनको नहीं समझ आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो है हम एट द एंड रिकॉर्डिंग्स को स्टॉप करने के बाद हम फिर से उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। और ये जो है, अभी हमने रिकंसाइलेशन को समझ लिया। ठीक है। और एक चीज मैं और साथ साथ आपको समझ, अगर अभी आपको नहीं भी इतनी अच्छे से समझ आ रही ना, या कहीं ना कहीं भी आपको मुश्किल भी हो रही, तो ये चीजें सिर्फ थ्योरी की हैं, कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एकदम से भी नहीं समझ आते, ये टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। चैट जीपीटी पे जाएं, जिमनाय पे जाएं, थोड़ी सर्च करें, इजी से इजी जगह में जाके उनसे पूछें। ठीक है। थोड़ा दिमाग खर्च करें, फिर आपको ये समझ आ जाएगी चीजें। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जितना ग्राउंड लेवल पे जाके समझा सकूं, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा फिर आपको पता है सेल्फ स्टडी तो जरूरी होती है, हमने भी ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी से की हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये भी आपके साथ जरूरी है चीज। ठीक है। तो खैर, रिकंसाइलेशन भी कर ली, और ऊपर की चीजें भी हमने देख ली। अब हम जाते हैं फाइबर कोर वाले एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, कि ये बेसिक है क्या चीज है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा सभी को मैं कहूंगा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, और ये चीज अभी आपने इतना ध्यान से सुननी है, क्योंकि इसमें फर्क तो है, बट फर्क को समझना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि पहले क्या होता था बेसिकली, जब वर्चुअल, सिर्फ वर्चुअल डॉम थी रिएक्ट के साथ,
जो है ना अपना फाइबर कोर एल्गोरिथम नहीं था, सिर्फ वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट करती थी, जिस टाइम पे फाइबर कोर एल्गोरिथम नहीं था, तब क्या होता था, रेक क्या करता था कि लेट्स सपोज मैंने अगर ये एक वर्ड इस तरह से हटाया ना, एक इंस्टेंटली चेंजेस करेगा, यानी कि एकदम से फौरन चेंजेस कर देगा। अभी जैसे अभी भी चेंजेस इंस्टेंटली होते हैं, ऐसी नहीं कि कोई 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट चेंजेस, लेकिन कहने का मतलब है कि और भी जल्दी, बहुत जल्दी इंस्टेंटली चेंजेस करता था। ठीक है, अब इंस्टेंटली चेंजेस के फायदा तो था ही था कि यानी कि जैसे ही कोई भी चेंजेस हुआ इंस्टेंटली यूआई के ऊपर जो है ना आके हमारे पास शो हो गया। ठीक है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत थे। नुकसान क्या था उसका, हम नुकसान देखते हैं। नुकसान उसका ये था, लेट सपोज क्या हुआ कि हमारी ये एक पूरी वेबसाइट है और ये डेटा जो हमारे पास आ रहे हैं, ये सारा एपीआई से डेटा आ रहा है किसी सर्वर के थ्रू, यानी कि रिस्पॉन्स हमें गेट हो रहा है किसी और डेटाबेस से, जो है ना डेटा गेट होके आ रहा है, बीच में नेटवर्क्स भी हैं, नेटवर्क कॉल्स भी हैं, यानी कि पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और एक पूरी पाइपलाइन है जहां से हमारे पास डेटा गेट हो रहा है। तो आप सभी को ही पता है कि जो एपीआई से डेटा फेच होके आता है तो उसको हम वैसे भी पैरेलल सारे काम करवाते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, नेटवर्क कॉल्स आती हैं बीच में, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई कि लेट सपोज आप है यूजर, हम आए इस वेबसाइट के ऊपर, मैं हूँ यूजर, एक समझ है, मैं हूँ, लेट सपोज एक यूजर हूँ मैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैं जैसे ही आया मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मैं जैसे ही आया इस बटन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और मेरे इस बटन पे क्लिक करते करते ना, अभी लेट सपोज मैं आया हूँ, मैंने इस बटन पे क्लिक अभी किया, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन मैं आपको उस तरह से बता नहीं सकता, लेकिन बिहाइंड द सीन ये काम इतनी तेजी से हो रहा होता है ना कि हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे में आया इस बटन पे और अभी मैं इस पे क्लिक करने ही लगा हूं, इस पे अभी मैंने क्लिक किया है या इस पे मैं इस पे क्लिक करने, क्योंकि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये नहीं होता, अभी देखिए सीन तो बात, लेकिन बिहाइंड द सीन भी मिनिमम मिनिमम सा टाइम लगता है। अच्छा, तो जैसे ही मैं इस बटन पे आया, ठीक है, मैंने जैसे इस पे अभी क्लिक करने ही लगा तो क्या हुआ, मेरे पास एक नेटवर्क कॉल आ गई। क्या हुआ, मेरे पास एक नेटवर्क कॉल, अब नेटवर्क कॉल के अगर मैं यहाँ से जाके नेटवर्क में जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही अभी मैं बटन पे क्लिक करने ही लगा था, यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा फेच होके आ गया, यहाँ पर मेरे पास कोई नेटवर्क कॉल आ गई। तो अब क्या हुआ, उसके फॉल बैक क्या हुए, फॉल बैक ये, जैसे कि मैं आपको पीछे से समझा के आया हूं अभी, कि रिएक्ट क्या करता था पहले जब फाइबर कॉल एल्गोरिथम नहीं था, तो रिएक्ट क्या करता था कि चेंजेस को यूं यूं चुटकी भर के अंदर जो है ना चेंजेस करता था। अब हुआ क्या कि अभी मैं बटन पे क्लिक करने ही जा रहा था, बटन पे अभी क्लिक करने ही जा रहा था कि मेरे पास नेटवर्क कॉल आ गई। अब जो नेटवर्क कॉल आई उसने क्या किया, रेक ने क्या किया कि बटन को प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है, बटन को उसने प्रायोरिटी नहीं दी और उसने क्या किया, नेटवर्क कॉल को पकड़ लिया। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा जो भी चेंजेस होगा ना वो पहले उसको पकड़ लेगा, पीछे वाले को छोड़ के जो अभी रिसेंट चेंज आएगा ना उसको पकड़ लेगा। तो उससे क्या फर्क पैदा हुआ, उससे क्या मसले आए यूआई के अंदर, बेसिकली मसला यूआई से मुराद की जो यूजर इंटरफेस होता है ना हमारे पास, ये जो चीज नजर आ रही होती है, इसमें हमारे पास मसला है कि लेट सपोज किसी बंदे ने इस पोस्ट पे क्लिक किया और वो जो है ना बीच में कोई नेटवर्क, अभी तो मेरे पास खैर अभी तो वैसा कोई सीन नहीं होगा जो मैं आपको करके दिखा सकूं, लेकिन हुआ क्या, पहले क्या होगा कि जैसी इस पे अभी बंदे ने आगे क्लिक किया और साथ ही कोई नेटवर्क कॉल आ गई, वो जो ये बेचारा था ना जो ये क्लिक कर रहा था, ये तो फिर वहां का वहीं खड़ा रह गया, और जो नेटवर्क कॉल जब तक सॉल्व नहीं होगा वो सारा काम, रिएक्ट जो है ना इसको प्रायोरिटी नहीं देगा। और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फॉल बैक था कि यूआई में बहुत गलत। अब आप लेट सपोज आप समझे आप यूजर हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं भाई कि जब जाते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, बटन दबाया और अगर वो उसका विद इन कह लें 10 सेकंड 15 सेकंड नहीं कोई रिस्पॉन्स आया तो हम जो है बैक चले जाते हैं, किसी दूसरी पोस्ट पे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मसला था पहले, अब तो नहीं है, पहले था ये मसला कि कोई बीच में चीज आ गई उसने उसको प्रायोरिटी दे दी और इसका काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है, अब लेट सपोज कोई एनिमेशन हो रही है, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, कोई एनिमेशन हो रही है, लेट सपोज कोई एनिमेशन, अब एनिमेशन यहाँ पर कोई है नहीं है, तो मैं आपको एनिमेशन अगर दिखाऊं, ठीक है, तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, इसके अंदर हुई होगी एनिमेशन, लेट सपोज ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस एनिमेशन कोई मसला हो गया, तो ये है तो एनिमेशन मेरी वहीं की वहीं रुक गई। समझे आप मेरी बात को, ये तो एनिमेशन मेरी वहीं, तो इससे कितना बैड यूजर एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तो अब इस पर्पस को खत्म करने के लिए, इस फॉल बैक को, ये जो मसला था इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया,
फाइबर कोर एल्गोरिथम। यहाँ तक आपको रिएक्ट का बेसिक मसला समझ आया कि ये क्यों फाइबर कोर एल्गोरिथम को ऑर्गेनाइज करवाया गया या इन्वेंट सॉरी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर इसमें कोई इशू है तो आप काइंडली पूछ लें। मेरे ख्याल से आगे चलें शारून, किसी को कोई ठीक मसला है। नहीं है। अच्छा, तो अब ये फाइबर कोर एल्गोरिथम है ना, अब आपको समझना बहुत इसको आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ आ गया कि इसका फॉल बैक क्या था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो फॉल बैक था, जाहिर सी बात है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस चीज को बनाया गया होगा ना। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। वी आर अबाउट टू डिस्कस द हार्ट ऑफ रिएक्ट फाइबर्स आर्किटेक्चर, यानी कि जो रिएक्ट का एक हार्ट है, दिल है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, fibers are much lower level abstraction than application developers typical think about. If you find yourself frustrated in your attempts to understand it, don't feel discouraged. Keep trying and it will eventually make sense. ठीक है। अच्छा, बेसिक यहाँ पर वो ये चीज कह रहा है कि अगर आपको ये फाइबर का नाम भी समझ आया ना, ठीक है, तो आपने क्या नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता वही चीज जो मैं आपको ऊपर कह रहा हूँ कि कीप ट्राइंग एंड इट विल इवेंचुअली मेक सेंस, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इसके ऊपर सेंस बन जाएगी। बट हमने इसके आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ना। आर्किटेक्चर इज अ डिफरेंट थिंग। आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये फाइबर का जो एल्गोरिथम ये बना कैसे, तो हमने फाइबर का एल्गोरिथम बनाने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फाइबर के जो की पॉइंट्स हैं इसको हम समझेंगे और इसमें हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या। अच्छा, वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट अ प्राइमरी गोल ऑफ फाइबर इज टू इनेबल रेक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग। स्पेसिफिकली वी नीड टू बी एबल टू। अब इस चीज से आपको समझ आई कि ये जो एल्गोरिथम इस्टेब्लिश करवाया गया, इसका प्राइमरी गोल क्या है। इसका प्राइमरी गोल ये है कि रिएक्ट को इस चीज के लिए इनेबल करना, रिएक्ट को इस चीज के लिए इतना मतलब एफिशिएंट करना कि वो जो है ना, जो भी इस पेज के ऊपर काम हो, जो भी इस पेज के ऊपर काम हो, उसको प्रायोरिटाइज कर पाए, उसको शेड्यूल कर पाए, उसको स्केड्यूल कर पाए। जैसे हम अपने, जब लेट सपोज हम अपने कुछ दिन स्टार्ट होते, जब हम अपने दिन हमारा स्टार्ट होते, तो हम अपने दिन की ना, दिन में ना कुछ चीजों की प्रायोरिटी रखते हैं। प्रायोरिटी कैसे रखते हैं कि भाई हमें पता होता है कि भाई कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज बाद में करनी है। काम तो सारी करने होते हैं, लेट सपोज खाना भी है, जॉब पे भी जाना है, नहाना भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, काम तो हमें सारी करने हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक प्रायोरिटी रखी होती है। ठीक है, कि भाई ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है और ये काम सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, इसी तरह से ये फाइबर कोर एल्गोरिथम में भी हुआ कि रेक्ट को एक, ये कह लें कि एक किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि रेक्ट को एक ये फीचर प्रोवाइड हो गए, रेक्ट को एक ये एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, कि वो अब खुद से जो है ना, जो भी हमारे पास ये काम होगा इस वेब पेज के ऊपर, जो भी बटन क्लिक होता है, जो भी सारे काम होते हैं, उसको एक ये एबिलिटी, हाँ इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो हम यूज करते हैं, एबिलिटी। रेक्ट को ये एबिलिटी मिल गई कि अब वो खुद से जो है ना इस चीज की स्केड्यूलिंग कर सकता है, इस चीज का जो है ना वो पूरा एक स्केड्यूल डिजाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास आ गया वेब पेज, मेरे पास ये वेब पेज आ गया, अब मैं जो है ना इसमें से देखूंगा कि मुझे पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है और लास्ट में कौन सा काम करना है। समझे आप मेरी बात को। पहले क्या होता था कि पहले कोई भी काम होता था ना, डायरेक्ट उसको फटाफट पकड़ लिया, यानी कि बिल्कुल उस तरह का काम है कि समझ लो एक बंदा एक काम कर रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ तो जैसे ही दूसरा काम है उसको जाके पकड़ लिया। ठीक है, वो अभी पूरा नहीं हुआ तो तीसरा काम है उसको जाके पकड़ लिया। तो उससे क्या होता था, जो पिछले काम थे ना वो बेचारे वैसे के वैसे, मतलब वो कहते हैं ना कि अनकम्प्लीटेड चीजें रह जाती थी। ठीक है, और वो बहुत बैड एक्सपीरियंस होता था। बट अब क्या हुआ कि अब रिएक्ट को ये एबिलिटी मिल गई कि वो खुद से इस चीज को शेड्यूल कर सकता है, खुद से इस चीज को प्रायोरिटाइज कर सकता है कि भाई कौन सी चीज मुझे पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है और कौन सी चीज मुझे लास्ट में करनी है। और अगर हम इसको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझे, तो रिएक्ट को अब ये चीज की समझ आ गई है, जब से रिएक्ट के पीछे फाइबर का एल्गोरिथम चल रहा है, उसको अब ये चीज की समझ आ गई है कि अगर लेट सपोज कोई यूजर बटन दबाता है ना, तो यार वो वाला काम ज्यादा जरूरी है, वो मुझे तभी करना है। क्यों? क्योंकि वो यूजर की इंटरेक्टिविटी वाला काम है, वो ऐसा काम है कि भाई उसमें आपको जल्दी से जवाब देना है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज कोई डेटा फेच होके आ रहा है, कोई मेरे पास नेटवर्क कॉल आ रही है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो अगर 1 सेकंड ले भी लेगी ना तो कोई, लेट सपोज मैं नीचे जाऊं तो मेरे पास ये देखे, अब जैसे डेटा आएगा ना, अब यहाँ से देखे लोड होगा, तो ये देखे मेरे पास लोड हो रहा है।
ये चीजें लोड हो रही हैं, तो ये एकदम से नहीं आ रहा, उसको पता है कि यार इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मसला नहीं है। लेकिन जो अब मेरे पास जो इंपॉर्टेंट काम है ना, इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये जो मेरे पास, अगर लेट्स सपोज इस पे अगर मैं आऊँ, तो जो एनिमेशन है उसको लाजमी करना पहली चीज है। जो भी यूजर की इंटरेक्टिविटी, जिस चीज को यूजर बेसिक देख रहा है उसको करना पहली जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद यूजर जिस चीज से इंटरेक्ट कर रहा है, इस बटन से कर रहा है, इससे कर रहा है, किसी भी चीज से जाके जिससे भी यूजर जो है ना इंटरेक्ट कर रहा है, वो काम करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो काम है ना, या कि डेटा फैचिंग का काम हो गया, नेटवर्क कॉल्स हो गई, या डिफरेंट जो भी फर्दर काम होते हैं, ठीक है, वो मैं लास्ट में भी कर सकता हूँ। तो फाइबर कॉल एल्गोरिथम ने आके हमें ये वाली जो है ना एफिशिएंसी प्रोवाइड कर दी। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊं भी, तो यहाँ पर ये लिखा है पॉज वर्क एंड कम बैक टू इट लेटर ऑन, यानी कि अगर कोई ऐसा काम आ गया है जो कि इंस्टेंटली करना जरूरी नहीं है, अगर कोई ऐसी डेटा फैच होके आ गया जो कि इंस्टेंटली मतलब कि फौरन से यहाँ पर ला के दिखाना जरूरी नहीं है, तो रिएक्ट क्या करेगा कि उसको थोड़ा देर कहेगा भाई अभी आप रुको, ठीक है, अभी आपकी इतनी खास जरूरत नहीं, अभी आप रुको, मैं आपको 2 मिनट बाद बुलाता हूँ। वो क्या करेगा, उस टाइम के अंदर जो भी काम ज्यादा जरूरी होगा, उससे ज्यादा जो काम जरूरी होगा वो उसको प्रायोरिटी देगा। क्या लिखा है, असाइन प्रायोरिटी टू डिफरेंट वर्क टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि डिफरेंट टाइप के काम होते हैं ना। अब जैसे लेट सपोज के बटन को क्लिक करके एक इंटरेक्टिव पैदा करना वो एक अलग काम है, एनिमेशन का होना एक अलग काम है, डेटा का आना एक अलग काम है। तो वो इन कामों के दरमियान ना उसने एक स्टैंडर्ड बना लिया होगा कि भाई अगर ये काम होगा ना तो मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। और जो अगर ये वाला काम होगा ना तो मैं इसको भी प्रायोरिटी दूंगा, बट इस इनसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अगर ये आ गया तो इसको तो मैं पहले करूंगा ही करूंगा, बेशक वो बीच में जो है ना उसको मैं ये कह दूंगा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, रीयूज प्रीवियसली कंप्लीटेड वर्क, जो काम यानी कि जो हमने ये चीज बताई कि भाई जाहिर सी बात है जिस काम को पॉज करेगा और कहेगा कि आप बाद में आना, ठीक है, तो उसको दोबारा से भाई उसको लाना भी तो होगा ना, रीयूज भी तो करना होगा ना। रीयूज प्रीवियसली कंप्लीट, यानी कि जो पहले से काम कंप्लीट हो चुका है उसको फिर वो बाद में जो है ना इस्तेमाल करता है, ठीक है। एबट वर्क इफ इट्स नो लॉन्गर नीडेड, इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज मैंने क्या किया, मैं इस बटन पे आया, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, और मैंने जैसे इस पे क्लिक करिए ना, जैसे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया साथ ही मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया, तो वो क्या करता है कि अभी तो ये काम बड़ा एफिशिएंटली हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो क्या करता है कि अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया था तो इस पे भी साथ ही क्लिक कर दिया ना, तो उसको पता चल गया कि अब जो मेन काम है ना वो ये वाले बटन का है, जो पिछला काम था वो पूरा हो गया। मतलब कि यूजर ने क्या किया, इस पे क्लिक किया तो था लेकिन उसने फौरन से इस पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब कि अभी जो उसको मेन इंटरेक्शन चाहिए वो इस बटन पे चाहिए, इस पे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो उन कामों को जो है ना फिर प्रायोरिटी देगा। एबट एबट यानी कि उनको फिर जो है ना कह लें कि आप उनको छोड़ देगा, यानी कि उनको नहीं फिर वो लाएगा इफ इट्स नो लॉन्गर नीडेड, यानी कि अगर उनकी अभी जरूरत नहीं है तो फिर वो उनको नहीं लाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें बाकी फिर इसके नीचे आगे इक्वेशंस हैं और ये स्ट्रक्चर, और ये तो काफी खैर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है। तो ये इन पे जाने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ मेन चीज समझनी थी कि ये है क्या। तो कोई क्वेश्चन? तो शाहरुख, मेरा सवाल ये था कि ये जो फाइबर एल्गोरिथम है, ये डिज़ाइन ऐसे होता है कि जो यूज़र इंटरफेरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका जल्दी जवाब दिया जाए, और जो बाकी ऐसी चीज़ें जिनको बाद में किया जा सकता है उसको वो होल्ड कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर आप इसके की पॉइंट्स भी आगे पढ़ें तो यहाँ पर भी यही चीज लिखी गई है कि we have established that a primary goal of fiber is to enable React to take advantage of scheduling कह लें या शेड्यूलिंग कह लें। इसका क्या मतलब होता है कि चीजों को स्केड्यूल करना है कि भाई कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी और कौन सी लास्ट में आएगी, ठीक है। ठीक और है। यहाँ पर भी वही चीज है कि पॉज करता हम्म। है काम को, और फिर जो काम अभी इतना जरूरी नहीं है उसको फिलहाल के लिए पॉज करेगा, और फिर उसको कहेगा आप थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है। और जो काम जरूरी है उसको क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और आगे ये लिखा है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो काम होते हैं, बटन क्लिक करना, एनिमेशन करना, या और भी ईटीसी, ठीक है। सही। ठीक है। हम्म। और किसी का तो कोई सवाल है तो बता दें। जी, बीरा का सवाल है कि फाइबर was introduced for smooth user experience.
जी बिल्कुल, जैसे अभी मैम फरियाल ने जो बात की थी, आपने आपने भी वही चीज कही है, और बिल्कुल ऐसा ही है कि यूजर के एक्सपीरियंस को बेस्ट और बेटर बनाने के लिए ये वाला जो एल्गोरिथम है ना इंट्रोड्यूस कराएगा। और बेसिकली मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, ये जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है ना, रिएक्ट की लाइब्रेरी, ये बेसिक है ही फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। ये बैक, इसका कोई बैक एंड से ताल्लुक नहीं है, फ्रंट एंड की लाइब्रेरी। और फ्रंट एंड की लाइब्रेरी तो बीइंग द फ्रंट एंड लाइब्रेरी, इसका मतलब ये है कि उसको जो है ना, ये जो यूजर की जो एक्सपीरियंस होता है ना, यूजर का ये जो यूआई होता है, इसका जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उस पे उसको फोकस करना होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से मुराद होता है कि जो यूजर जिस बटन पे क्लिक करे उसको कितना टाइम लग रहा है आगे प्रोसेस होने में, कितना टाइम नहीं लग रहा, या यूजर आ रहा है, ठीक है, उसको किस तरह की लोडिंग शो हो रही है, किस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, स्ट्रीमिंग हो रही है नहीं हो रही, लोडिंग स्केलेटन है नहीं है, ये कैसी चीजें, इस चीज को कहा जाता है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो यूजर यूआई होता है ना, जिसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ये चीज होती है जो हमें नजर आ रही है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस होता है कि किसी बटन पे उसने क्लिक किया, ठीक है, और वो मतलब कितना टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। और जो चीज ये नजर आ रही होती है उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। तो मेरे ख्याल से मैम आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं।